हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम रोजगार के सिद्धांत और राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत जैसे विकासशील देश में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से क्या समस्याएं आती? राष्ट्रीय आय किसी भी देश की वो आय होती है जो उस देश का श्रम और पूंजी अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सीमा के अंदर काम कर कर पैदा करता है, और जो भी प्रोडक्शन वो करता है उसका जो वार्षिक और अंतिम उत्पाद जो वो पैदा करता है उसी के बाजार मूल्यों की जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि धारणा संबंधी इसमें समस्याएं आती हैं, आंकड़े संबंधी समस्याएं आती हैं, दोहरी गणना संबंधी या उपयोग सभी। देखिए, धारणा संबंधी समस्या से तात्पर्य यह है कि आप व्यय नीति को अपनाएं, आय नीति को अपनाएं, जो सामाजिक लेखांकन वाली नीति है उसको अपनाएं। आंकड़ा संबंधी यह है कि जो आंकड़े आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आंकड़े आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कलेक्ट किए हैं वो कितने सही हैं। और दोहरी करने से तात्पर्य यह है कि किसी भी उत्पाद को मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनको जो है जोड़ ना लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी किसान ने 1 कुंटल गेहूं जो है बाजार में बेचा, तो उस 1 कुंटल गेहूं की कीमत फिर बाजार से वो चक्की वाला ले गया, उस चक्की ने खरीदा, उसकी कीमत दोबारा जोड़ ली जाए, और उसके बाद मान लीजिए वो होटल में या घर पर जाता है तो वो कीमत भी दोबारा जोड़ ली जाए, तो उसी गेहूं की कीमत आप 3 बार जोड़ लेंगे, जिससे जो ये गणना है प्रोडक्शन के जो संदेश में हो रहा है 1 साल के अंदर वो कई दफा जुड़ जाती है। तो दोहरी गणना संबंधी समस्याएं भी आती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। भारत जैसे विकासशील देश में ये सभी समस्याएं हैं जो आपके राष्ट्रीय आय की गणना को लेकर आती हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि जो राष्ट्रीय आय है वो समंक किस प्रकार के हैं। ये पूर्णतः सत्य होते हैं, ये काफी हद तक अनुमानित सत्य होते हैं, केवल पूर्वानुमान होते हैं, या पूर्णतः अशुद्ध होते हैं। देखिए, पूर्णतः सत्य ये नहीं होते हैं, क्योंकि कितनी भी सतर्कता बरत ली जाए कई दफा आंकड़ों में थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है, दोहरी गणना भी हो जाती है। काफी हद तक अनुमानित सत्य होते हैं, हाँ ये इसका सही आंसर है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो समग्र जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो अनुमानित होते हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि वो सत्य के करीब है। तो इसलिए ये आंसर सही है, ऑप्शन 2। पूर्वानुमान नहीं होते हैं ये, और ये पूर्णतः अशुद्ध भी नहीं होते हैं, ये इसमें अधिकांशतः सत्य ही होते हैं। इसके बाद अगला है, यदि निम्न 3 हस्तांतरण होते होते हैं तो उद्योगवार आकलन इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन विधि से राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति रहेगी। कि यदि कोई व्यक्ति ए है, यदि कोई व्यक्ति वस्तु ए को बी को 40 रुपए में बेचता है, यानी कोई वस्तु है जिसे व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को 40 रुपए में बेच दी। अब उसके बाद बी ने जो व्यक्ति सी है उसको वो 70 रुपए में बेच दी। इसने 40 रुपए में बेची थी, और बी ने फिर सी को वही वस्तु 30 रुपए का लाभ कमाते हुए 70 रुपए में बेच दी। इसके बाद जो सी है उसने उपभोक्ता को ये वस्तु 100 रुपए में बेच दी, यानी ये जो वस्तु है ये 3 दफा बिक गई, और उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते इसका मूल्य जो उपभोक्ता से लिया गया वो 100 रुपए लिया गया। तो राष्ट्रीय आय की गणना में इसका कितना मूल्य को रखा जाएगा? 210 रुपए, 170 रुपए, 140 रुपए, या 100 रुपए। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम उत्पाद जो होता है उसी के मूल्य को जोड़ा जाता है। अंतिम उत्पाद का मतलब है रेडी टू कंज्यूम, यानी जो उपभोक्ता खरीद लेता है, कंज्यूम कर लेता है जिस वस्तु को। तो यहाँ पर जो सी ने उपभोक्ता को बेची तो उपभोक्ता द्वारा 100 रुपए दिए गए और उसका कंजम्पशन कर लिया गया। तो जो राष्ट्रीय आय में इन तीनों स्टेजेस से गुजरने के बाद इस वस्तु की कीमत जोड़ी जाएगी वो होगी 100 रुपए। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही है। ये ऑप्शन ए है आपका, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। यदि आप इन सबको जोड़ दें, यानी 40 + 70 + 100, तो ये आपका 210 रुपए हो जाएगा।
यानी कि जो 100 रुपए का वस्तु की या 100 रुपए की वैल्यू बढ़ रही है राष्ट्रीय आय में, लेकिन जो आंकड़े होंगे उसमें आप 210 दिखा देंगे, यही दोहरी गणना होती है, यानी 40 और 70 दो बार जुड़ जाएंगे। ऑप्शन सी से डी सही है। और हमेशा याद रखें, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें हमेशा अंतिम उत्पाद का मूल्य यानी रेडी टू कंज्यूम, यानी जिस मूल्य पर आप उपभोक्ता को बेच रहे हैं, लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है उसी की कीमत को हम जोड़ते हैं। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली के रूप में निम्न में से कौन सी प्रणाली जानी जाती है। सबसे पहला है आपका व्यय संगणना प्रणाली। इसमें जो होता है, जितनी भी जनता है, जनसंख्या है देश की, उन सबका अलग अलग स्तर पर व्यय निकाला जाता है, किसने कितना व्यय किया, और उन सबका जोड़ होता है ये आय संगणना नीति। या फिर जो जनता की या जनसंख्या की इनकम है साल के अंदर, उसको जोड़ लिया जाए। सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन में होता यह है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि फर्म हुआ, परिवार, सरकार वगैरह के बीच होने वाले सभी लेन देन को दर्ज कर लिया जाता है। इसमें लेन और देन दोनों चीजें दर्ज की जाती हैं, और उसका जो कुल मूल्य है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भरा जाता है। एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है और फिर राष्ट्रीय आय के मूल्य में उसको जोड़ा जाता है। लास्ट में है उत्पाद संगणना, यानी जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कीमत को, उसकी बाजार कीमत को जोड़ लिया जाए। तो आधुनिक प्रणाली के रूप में जो हम अपनाते हैं वो है ऑप्शन नंबर 3। हम सामाजिक लेखांकन की प्रणाली को अपनाते हैं, इसी से सबसे सही आंकड़े जो है वो निकल कर आते हैं। इसके बाद है 5वां सवाल। व्यक्तिगत आय यानी पीआई, पर्सनल इनकम की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति यानी जो खरीदने की क्षमता होती है किसी वस्तु को, उसका अनुमान लगाया जा सकता है, या फिर आर्थिक कल्याण को मापा जा सकता है, या फिर देश के वितरण संरचना की जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी कि जो संसाधन है प्राकृतिक या मानवीय, उन वो जनता पर किस प्रकार वितरित है, यानी किस स्टैंडर्ड के लोगों पर या सरकार के पास कितना उत्पत्ति के साधन है, उसका जो वितरण है उसकी संरचना। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी। पर्सनल इनकम की अवधारणा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें उपभोक्ता की क्रय शक्ति का अनुमान भी लगाया जाता है, आर्थिक कल्याण को भी इससे माप लिया जाता है, और देश की जो वितरण संरचना की है जानकारी वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो पर्सनल इनकम होती है, पीआई होती है, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम नेशनल इनकम लेते हैं, नेशनल इनकम एनआई, और उसमें से हम घटाते हैं कंपनीज जो हैं, जो भी कंपनीज हैं उनका जो आय प्राप्त हो रही है उसको, जो उनके अवतरित लाभांश हैं उनको, और जो उन्होंने कर दिया है उन दोनों को इसमें से घटा देते हैं। उसके बाद इसमें से एक और चीज घटाई जाती है, वो होती है आपकी सामाजिक सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा अंशदान को भी इसमें घटाया जाता है, और फिर इसमें आप जोड़ते हैं हस्तांतरण भुगतान। यानी हस्तांतरण भुगतान वो होते हैं जिसमें आप पेंशन या बीमे से मिलने वाली राशि को शामिल करते हैं। एक ऐसी राशि होती है या एक ऐसा पैसा होता है जिसके लिए व्यक्ति उस समय कोई भी श्रम नहीं कर रहा होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता है, ये उससे पहले किए हुए जो उसके इन्वेस्टमेंट है या उसका श्रम है, उसके कहना चाहिए उसके गिफ्ट के रूप में उसे मिलता है। हस्तांतरण भुगतान जो होते हैं, इसमें पेंशन शामिल होती है, क्योंकि व्यक्ति सारी उम्र जो है नौकरी करता है, लेकिन जब वो पेंशन पा रहा होता है तो कोई श्रम उस टाइम वो नहीं कर रहा होता है, इसलिए नेशनल इनकम में भी इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद इसमें और जोड़ा जाता है कि ब्याज से प्राप्त शुद्ध आय, यानी जितना भी इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो शुद्ध आय आपको मिल रही होती है वो जोड़े जाते हैं। और इसके बाद उपहार जो मिलते हैं यानी गिफ्ट्स, उपहार को भी इसमें जोड़ा जाता है पर्सनल इनकम में। और इसमें जो आकस्मिक लाभ होते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई जमीन खरीदी, कोई बिजनेस किया, उसे अचानक से जो भी लाभ उसे प्राप्त हो गया, वो भी आपकी पर्सनल इनकम में शामिल होते हैं। पर्सनल इनकम को अगर आप साधारण एक लाइन में समझना चाहें तो पर्सनल इनकम से एक देश में वहां के व्यक्तियों की वास्तविक आय जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कठिनाइयां क्या हैं। तो इसमें पहला है कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्चुअल तो आती ही आती है,
कि किस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। सांख्यिकी संबंधी, यानी वही कोई आंकड़ों में समस्या ना पैदा हो जाए, कोई आंकड़े फेक ना आ जाए, कोई आंकड़े गलत ना एकत्र हो जाए। प्रशासनिक परिवर्तन संबंधी, कभी कभी जो प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जैसे राष्ट्रीय आय की गणना स्टार्ट हुई तो शुरू में कुछ अधिकारी रहे, उन्होंने अपने ढंग से काम किया और बाद में दूसरे आ गए। हो सकता है पुराने अधिकारी उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ना कर पाए या उनके काम करने का ढंग अलग हो। तो प्रशासनिक परिवर्तन जो है ये भी राष्ट्रीय आय की गणना में कभी कभी समस्या या कठिनाई बन जाता है। इस क्वेश्चन के लिए भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ये एक परिभाषा है, इसमें इसके राइटर का नाम पूछा गया है। यह है कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वो भाग है जिसे मुद्रा के मापदंड से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। यानी जो आर्थिक कल्याण है उसको सामाजिक कल्याण का एक पार्ट बताया गया है और मुद्रा के मापदंड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको नापा जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो देखिए इसके लिए जो सबसे सही ऑप्शन है, सबसे सही के सही ऑप्शन है वो है प्रोफेसर पीगू। ये परिभाषा प्रोफेसर पीगू की है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब कृषिगत यानी कृषि में काम कर रहे श्रमिकों की सापेक्ष अनुपात में गिरावट आती है तब राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो जाती है स्तर में, या फिर राष्ट्रीय आय की वृद्धि का स्तर नीचा हो जाता है, निम्न हो जाता है, या राष्ट्रीय आय में वृद्धि का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, या चौथा है वृद्धि का स्तर अप्रभावित रहता है। देखिए बात हो रही है कृषिगत श्रमिकों की। हम सभी को मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी जहाँ पर एक श्रमिक की जरूरत है वहां पर 5 काम कर रहे होते हैं। तो अगर इसमें से 4 हटा भी दिए जाएं तो उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ता। और सापेक्ष अनुपात का मतलब है 2 समय अंतरालों में अनुपात, यानी कि 6 महीने के लिए 5 काम कर रहे हैं और अगले 6 महीने के लिए 3 आ गए। तो उसने पूछा है कि इस तरह की गिरावट होती है राष्ट्रीय आय में क्या होगा? तो भैया राष्ट्रीय आय का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जरूरत से ज्यादा लोग कृषि में लगे रहते हैं। तो अगर आप मजदूर वहां से हट जाए तो उसे मिलने वाला जो सैलरी है वो कम हो जाएगी, यानी 3 लोगों में ही दी जाएगी। इसलिए जो उसका फायदा है या जो उसका लाभ है उसको बढ़ेगा और राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कृषिगत की जगह औद्योगिक होता तब इसका आंसर होता बी। यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है? कि कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में बताया है कि जो पूर्ण रोजगार है वो एक ऐसी स्थिति है जब देश के जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं वो सब अपने काम पर लगे हों। यानी उत्पत्ति के सभी साधनों का काम पर लगना जरूरी है पूर्ण रोजगार पाने के लिए। तो इन्होंने पूछा है कि श्रम का रोजगार पूर्ण होना चाहिए, पूंजी का पूर्ण रोजगार हो, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रोजगार हो, या उपरोक्त सभी। इसमें आंसर उपरोक्त सभी हम लगाएंगे। वैसे जो कीस का कहना है वो श्रम और पूंजी दोनों को उसने कहा है, वो 3 में शामिल है। लेकिन फिर भी अगर आप सिंगल देखें तो श्रम भी का पूर्ण रोजगार होना चाहिए, पूंजी का भी पूर्ण रोजगार होना चाहिए और प्राकृतिक साधनों का भी पूर्ण रोजगार होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा संस्तुत की गई निम्न में से कौन सी एक सिफारिश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लिखा गया है कि जनसंख्या में कमी हो जाए तो, मौद्रिक मजदूरी में सामान्य कटौती कर दी जाए तो, वास्तविक मजदूरी में सामान्य कटौती हो जाए, या फिर अधिक सार्वजनिक व्यय कर दिया जाए। देखिए बात हो रही है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो होने उन्होंने स्पष्ट कहा है यदि मजदूरों के लिए जो मौद्रिक मजदूरी है उसको घटा दिया जाए तो हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इनका मानना ये था कि मान लीजिए आप अगर 1,000 रुपए में 10 मजदूर रख रहे हैं और इसमें आप हर किसी को 100-100 रुपए दे रहे हैं, तो आप इसको घटाकर अगर 50 रुपए इनकी मजदूरी कर दें तो 2 गुने मजदूरों को जो है रोजगार मिल जाएगा। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौद्रिक मजदूरी में सामान्य कटौती करके हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है।
इसके बाद अगला है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक है। सीएसओ जो है वो राष्ट्रीय आय का अभिकलन करती है। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टेटिस्टिकल सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही भारत के जो हैं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन 2 ठीक है, ये सीएसओ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि जीएनपी और एनएनपी से कुल करों की राशि से बराबर अधिक होती है। यानी पूछा है कि जो जीएनपी है वो एनएनपी से कितना अधिक है। कुल करों की राशि के बराबर अधिक होगा, शासकीय व्यय के बराबर अधिक होगा, हस्तांतरण भुगतानों के बराबर अधिक होगा, या सकल निवेश और निवल निवेश के मध्य अंतर के बराबर अधिक होगा। तो जो जीएनपी है, जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जबकि एनएनपी की नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो हमें उसमें से जो है घटाना पड़ता है डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास को हम जो है घटाते हैं। जब भी ग्रॉस से नेट निकालेंगे तो सबसे पहले जो चीज घटेगी वो होगी डेप्रिसिएशन। यहाँ पर ऑप्शन 4 ठीक है, क्योंकि एनएनपी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सकल निवेश यानी जो ग्रॉस है उसमें से नेट निवेश के अंतर के बराबर ही हमें घटाना होगा, तो ही हम जीएनपी से एनएनपी की तरफ पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कीन्स ने पूंजी दक्षता किसके बराबर, कीन्स के अनुसार पूंजी दक्षता किसके बराबर होती है। तो देखिए जो कीन्स है उसके अनुसार जो पूंजी दक्षता है वो पूंजी की प्रत्याशित आय की बराबर होती है। निवेश के प्रतिफल नहीं है इसका आंसर, वर्ग इससे और उससे कोई लेना देना नहीं है। कीन्स ने कहा है कि पूंजी की जो सीमांत दक्षता है वो पूंजी की प्रत्याशित आय की बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है। ये एक नया टर्म है कि सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम तो आप पढ़ते हैं, लेकिन हरित सकल राष्ट्रीय आय एक नया टर्म है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि और वनों का आय का हिस्सा जोड़ दिया जाए तो ये मिल जाएगी, या विदेशी व्यापार से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगी, या वो हिस्सा जिसमें काला धन नहीं है, या फिर जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेख भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ये जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। सकल हरित सकल राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पर्यावरण क्षरण का लेख भी किया जाता है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा गया है कि एक देश की आय असमानताओं को मापा जा सकता है लॉरेंस कर्व द्वारा, गिनी गुणांक द्वारा, विभिन्न प्रकार के वर्गों द्वारा प्राप्त आय के अनुपात द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए जो लॉरेंस कर्व है ये समाज में धन या आय के वितरण को दर्शाता है। इसका उपयोग वितरण की असमानताओं को मापने के लिए ही किया जाता है। ये ठीक है। दूसरा है गिनी गुणांक। तो जो गिनी गुणांक है वो जनसंख्या के भीतर आय या धन असमानता का एक सांख्यिकीय माप होता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है विभिन्न प्रकार के वर्गों द्वारा आय के अनुपात द्वारा, यानी वर्ग से मतलब है जैसे मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्ग। तो इस हिसाब से ये तीनों ही सही है, और यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। जब एक देश की आय की असमानताओं को मापा जाता है तो लॉरेंस कर्व, गिनी गुणांक या विभिन्न आकार वर्गों द्वारा प्राप्त आय द्वारा मापा जा सकता है। देश की आय में असमानताओं का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रीय आय है वो जब जनसंख्या में वितरित हो तो बहुत कम लोगों के पास राष्ट्रीय आय का ज्यादा प्रतिशत चला जाए और एक बड़े हिस्से के बाद छोटा हिस्सा हो जाए, यानी अमीर और गरीब की खाई जो है वो बढ़ जाती है। उसी को देश की राष्ट्रीय आय में असमानता कहते हैं। इस समानता को दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है।
तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन सेट। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।